Assalamu alaikum guys. In today's video we are going to discuss the histology of eye. So eye basically एक फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है. फोटो सेंसिटिव ऑर्गन होने का मतलब ये है कि जब भी इस पे लाइट पड़ती है उसमें से भी स्पेसिफिकली सिर्फ विजिबल लाइट, बिकॉज हम सारे लाइट्स में से सिर्फ विजिबल लाइट को ही अपनी आंख से देख सकते हैं. तो हमें पता है कि सन लाइट से आने वाली लाइट से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. उसके अंदर गैमा एक्स यूवी रेज रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स वगैरह शामिल हैं. लेकिन सिर्फ जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसका हम उसे ही अपनी आंख से देख सकते हैं, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये लाइट्स शामिल होती हैं. और जितने भी कलर्स इनकी ब्लेंडिंग से बनते हैं उनको ही हम अपनी आई से देख सकते हैं. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम हिस्टोलॉजी ऑफ आई की बात करें ना, तो आई के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं. एक होता है इसका फाइब्रस लेयर, दूसरी होती है इसकी वेस्कुलर लेयर जिसमें यानी ब्लड सप्लाई जितनी होती है, इवन जो आपकी सीलरी मसल्स होती हैं और जो आपका आइरिस होता है वो शामिल है. एंड द थर्ड थिंग इज़ रेटिना, जो उसकी न्यूरोनल लेयर है जिसमें बेसिकली वो न्यूरॉन्स पड़े हैं कि जिन पे जब लाइट गिरती है, तो अगर आपने मेरी वाइटामिन्स की प्लेलिस्ट देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो विटामिन ए है जो कि रेटिनल फॉर्म होती है, विटामिन ए की एल्डिहाइडिक फॉर्म होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है आपकी विजन के लिए. और जिन लोगों में विटामिन ए की कमी हो जाती है उन्हें निक्टेलोपिया यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है. तो बेसिकली उसकी न्यूरोनल लेयर है, इसे हम न्यूरोनल लेयर भी बोलते हैं आई की, जिसमें बेसिकली वो न्यूरॉन्स पड़े हैं, कॉन्स और रोड सेल्स पड़े होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं. आज की इस वीडियो में हम इसकी सिर्फ फिब्रस लेयर को ही कवर करने वाले हैं. फिब्रस लेयर, अगर हम आई के स्ट्रक्चर को देखें, ये आपको एक आई बॉल यहाँ पे नज़र आ रही है. ठीक है. तो इसकी जो सिर्फ पिंक लेयर यहाँ पे शो की गई है, ये इसकी फिब्रस लेयर है आई की. तो बेसिकली होता क्या है, जो आई की सबसे बाहर वाली लेयर है इसे हम फिब्रस लेयर बोलते हैं. फिब्रस क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली इसमें कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे फिब्रस लेयर कहा जाता है. इसके बेसिकली 2 हिस्से हैं. जो आपको आउटर बल्ज आउट पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, और ये पीछे की तरफ पार्ट जा रहा है इसे हम बोलते हैं स्क्लेरा. अब डेफिनेटली रियल ह्यूमन में पिंक कलर का जो नहीं होता. अगर हम कॉर्निया की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट होता है कलर में, और अगर हम स्क्लेरा की बात करें तो ये ओपेक सा, क्लाउडी सा, वाइटिश सा होता है. ठीक है. उसमें वजह जो होती है बेसिकली कि कॉर्निया क्यों वाइट है और स्क्लेरा क्यों वाइट नहीं है, तो पहली बात तो कॉर्निया का कलर इसलिए नहीं है और ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है कि उसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती, यानी कि कोई हीमोग्लोबिन, कोई पिगमेंट नहीं जा रहा. सेकेंडली, जो उसके अंदर टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो बहुत सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं. नंबर 3, लाइक एनी अदर टिश्यू विद इन योर बॉडी, आपका जो कॉर्निया है उसे ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है. लेकिन जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, वो डिफ्यूजन के ज़रिए आती है. तो जो इसके आगे बेसिकली इसका जो वाटर कंटेंट होता है ना, वो स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाता है कॉर्निया के अंदर, ताकि अगर आपके आई के कॉर्निया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट कर जाता है ना, तो ये क्लाउडी हो सकता है. जिस तरह आपका स्क्लेरा है उसके अंदर वाटर की रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट होता है, इसलिए वो क्लाउडी होता है, जबकि कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है. अगर हम कॉर्निया की लेयर्स को पढ़ें तो फिर हमें उससे अंदाज़ा होगा कि कॉर्निया की वो कौन सी लेयर है जिसकी वजह से कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट है. सो बजाय कि मैं आप लोगों को टेक्स्ट दिखाऊं, मैं आपको पिक्चर से समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा. सो आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कॉर्निया की 5 लेयर्स दिखाई गई हैं. 1 2, this is the third and the most biggest layer which is almost 90% of the cornea. Then there is fourth and fifth layer, जिनमें से 2 जो सेकंड और फोर्थ लेयर है वो आप क्लियरली देख सकते हैं बेसिकली एक मेम्ब्रेन का काम कर रही है. ये जो सेल्स हैं ना, इनका बेसल लेमिना है, उनके लिए एक बेसल मेम्ब्रेन का काम कर रही है, यानी कि इन सेल्स की अटैचमेंट हुई पड़ी है. इस तरीके से हम ब्लड वेसल्स में पढ़ते हैं कि एंडोथेलियल सेल्स एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच हैं. इसी तरीके से ये जो सेकंड और फोर्थ लेयर है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम कर रही हैं. अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट लेयर से, तो कॉर्निया की सबसे पहली लेयर पे आप देख सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन है. स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स की लेयर्स हैं. अभी किस तरह के सेल्स हैं, स्क्वामस सेल्स हैं, लेकिन आप इसके ऊपर देख सकते हैं इसके ऊपर कैरेटिन की कोई परत नहीं है, कोई फाइबर्स नहीं पड़े, जिस तरीके से हमारे स्किन में होते हैं. स्किन के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है, यानी आपकी स्किन के ऊपर कैरेटिनाइड
केराटिन की एक परत होती है, बेसिकली डेड सेल्स होते हैं जिन्हें हम केराटिनोसाइट्स बोलते हैं आपकी स्किन के ऊपर। लेकिन आप कॉर्निया पे देख सकते हैं कोई भी ऐसे केराटिन के फाइबर नहीं पड़े, सिर्फ स्ट्रेटिफिकेशन है स्क्वामस सेल्स की। और ये सेल की जो आखिरी लेयर आप देख सकते हैं क्लियरली एक मेम्ब्रेन से अटैच है। अच्छा, ये जो पहली लेयर है इसमें तकरीबन 5 से 7 लेयर्स होती हैं सेल की, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये स्क्वामस सेल्स हैं। और एक और मज़ेदार चीज़ इनके बारे में ये है कि रिजुविनेट कर सकते हैं, यानी इनका रिन्यूअल हो सकता है। ये कंटिन्यूसली रिजुविनेट होते रहते हैं लाइफ टाइम में। अब क्या होता है कि टॉप मोस्ट लेयर होती है वो जो है वो डिस्क्वामेट हो जाती है, इनसे अलग हो जाती है। और जो नए स्टेम सेल्स होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि ये है कॉर्निया, ये है स्क्लेरा। तो ये जो एंटीरियर पोर्शन है ये है कॉर्निया और ये पोस्टीरियर वाला है स्क्लेरा। जिस पॉइंट पे कॉर्निया और स्क्लेरा मिलते हैं इस पॉइंट को हम बोल देते हैं लिम्बस, आसान अल्फाज में LIMBUS। इसको हम स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि स्क्लेरा और कॉर्निया यहाँ पे मिल रहे हैं। इसे हम कॉर्नियल लिम्बस भी बोलते हैं, खाली लिम्बस भी बोल देते हैं, या आसान अल्फाज में आप समझ लें स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, जहाँ पे दो लेयर्स आपस में मिल रही हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये जो जंक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। किस चीज़ के स्टेम सेल्स? तो अगेन मैं अगर आपको कॉर्निया की डायग्राम दिखाऊं, ये आप लोग कॉर्निया की डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो एपिथेलियम है, सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, सबसे ऊपर सेल्स की लेयर है, इसे हम बोलते हैं एपिथेलियम। उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है जिससे अटैच है इसे हम बोल देते हैं बोमेन्स मेम्ब्रेन, या इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अगर आप अब बंदे को आगे वाली साइड से कंसीडर करें, एक बंदा है, ये उसका हेड है और यहाँ पे उसकी आई है, तो जो आगे पड़ी होगी उसे हम एंटीरियर बोल देंगे। इसी तरह जो मेम्ब्रेन पीछे पड़ी है इसे हम लोग पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अलावा बोमेन्स मेम्ब्रेन जिसकी टर्म इस्तेमाल होती है। तो अब तक आपको ये पता चल गया कि 5 से 7 लेयर्स हैं स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड सेल्स की जो कि इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। अब ये जो रिजुविनेशन होती रहती है मेम्ब्रेन की, अब ऊपर वाली जो सेल की लेयर है सुपरफिशियल वो तो निकल जाती है, लेकिन जो रिजुविनेशन होती है उसके जो स्टेम सेल्स आते हैं वो लिम्बस से आते हैं। जिस जगह पे जो आपका कॉर्निया है वो आपके स्क्लेरा के साथ मीट कर रहा हो, तो इसे स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन भी बोलते हैं। अब मैंने जैसे बोला था कि किसी भी टिश्यू की तरह आपके बॉडी के कोई भी टिश्यू हो उसे ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप कॉर्निया को देखें इसके पास कोई ब्लड सप्लाई तो नहीं आ रही, तो इसके लिए जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो कॉर्निया के आगे यानी आपकी आंख के सबसे आगे टेयर्स यानी टेयर फ्लूइड होता है जो आम रूटीन में आपकी आईलिड्स के क्लोजर के दौरान फ्रिक्शन भी कम करा रहा होता है, तो वो मौजूद होता है। अब उसकी वजह से उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, वाटर कंटेंट होता है, वो आपकी एपिथेलियम को प्रोवाइड कर रहा होता है। डिफ्यूज़ कर जाती है ऑक्सीजन यहाँ से और न्यूट्रिएंट्स जो कि इन सेल्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये सेल्स ज़िंदा रह सकें, ठीक है। अगेन इसके नीचे एक मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन किस लिए इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर एपिथेलियम अटैच हुई पड़ी है। और ये मेम्ब्रेन अगर हम इस चीज़ पे बात करेंगे किस चीज़ की बनी हुई है, तो ये भी टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स, ये आप जितनी भी यहाँ पे प्रोटीन डिस्कस करेंगे ना फाइबर्स कोड में, वो टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स ही हैं, ठीक है। और ये क्या कर सकती है कि अगर यहाँ से कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आ रहा हो तो ये मेम्ब्रेन एक एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है, इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड नहीं होने देती। तीसरी लेयर पे अगर हम आए, इसे हम बोलते हैं कॉर्नियल स्ट्रोमा। कॉर्नियल स्ट्रोमा क्या है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं जो लाइन्स जा रही है ना, ये अगेन टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स की हैं और इस हर लाइन को हम बोल देते हैं लेमिला। अब ये जो लेमिला है ये मैं अगेन बोल रही हूँ फिर से टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि एक कॉर्निया के अंदर कितने हैं, तो आपकी ये जो लाइकोसाइन की बुक है ना इसमें स्पेसिफाई करके बताया हुआ कि 60 लेमिला है। और ये बीच में आपको ये सेल्स नज़र आ रहे हैं ना बीच में, लेमिला के बीच में, इन्हें हम बोलते हैं केरेटोसाइट्स। केरेटोसाइट्स। अब अगर आप कॉर्नियल थिकनेस को देखें ऊपर से नीचे तक इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो तकरीबन 90% तो सिर्फ इस एरिया ने बनाया हुआ है आपके कॉर्निया का। तो ये आपके कॉर्निया का सबसे थिकेस्ट रीजन है जो कि भरा हुआ है कोलेजन फाइबर्स से। उसके अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, लेकिन कोलेजन फाइबर्स ऐसे तो नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं, उसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस है, उसमें केराटिन सल्फेट होता है और भी कई लिक्विड्स मिलकर उस ग्राउंड सब्सटेंस को बनाते हैं। उसके अंदर ही टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स की लंबी लंबी फाइबर्स पड़ी हैं जिन्हें हम लेमिला के
नाम देते हैं, उनके बीच में सेल्स पड़े हैं जिन्हें हम केरेटोसाइट्स कहते हैं, केराटिन लाने वाले सेल्स। तो बेसिकली ये भी एक प्रोटीन फाइबर रिच मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक रिच लेयर है, सॉरी। यहाँ पे एक फोर्थ लेयर आ गई जिसे हम बोल देते हैं डिसेंडमेंट्स मेम्ब्रेन, इसे पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर भी सेल्स लगे होते हैं। अब जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वामस सेल्स की मल्टीपल लेयर्स हैं जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वामस सेल की सिर्फ एक लेयर लगी हुई है, तो इसे हम बोल देते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मौजूद होती है। अब इस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इस फोर्थ लेयर के साथ, इस मेम्ब्रेन के साथ, पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती है। ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो बोमेंस मेम्ब्रेन है वो इसके लिए बेसल मेम्ब्रेन का, या यानी कि जो बेसल लेमिला बोलते हैं उसे, उसका काम कर रही है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन है ये किस लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। हमें पता है हमारी आँख में जो लाइट एंटर हो रही है, जो ओवरऑल आई है वो एक रिड्यूस्ड आई का काम करती है, यानी कि लाइट को कन्वर्ज करवा देती है, आने वाली लाइट को एक ही पॉइंट पे। वो एक पॉइंट क्या होता है, वो रेटिना के ऊपर कोई मौजूद होता है, ठीक है, ताकि पिक्चर एक जगह पे बने, लाइट डिस्पर्स ना जाए, ठीक है। तो टोटल अगर हम आई की पावर देखें ना, कि देखने की पावर, तो 59 डायोप्टर्स होती है, ठीक है। उसमें से आपका जो कॉर्निया है ना वो 2/3 पावर का रीज़न होता है, यानी 65 to 70% जो आपकी कॉर्निया की पावर है ना उसका रीज़न आपका कॉर्निया होता है। और अगर हम जब लाइट माइक्रोस्कोप में नीचे देखते हैं तो ये जो लेयर है ना, ये जो डिसेंडेंट्स मेम्ब्रेन है, ये जिसे हम पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कॉर्निया की जो रिफ्रैक्टिव पावर, जिसे हम कहते हैं कि 70% जो है वो आई की रिफ्रैक्टिव पावर की वजह होती है। यानी तकरीबन अगर 59 डायोप्टर्स में देखें तो 39 डायोप्टर्स कॉर्निया के वजह से, उसमें इसका बड़ा रोल होता है। इसके ऊपर जो सेल की लेयर लगी हुई है ना, ये है कॉर्नियल एंडोथेलियम, क्योंकि ये अंदर वाली साइड से है, ठीक है। और इसे हम पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप बंदे को अगेन ऊपर से देखें, ये बंदे की आई है तो ये पीछे की तरफ है, जबकि जो बोमेंस मेम्ब्रेन है वो आगे की तरफ है, ठीक है। अब ये जो एंडोथेलियम है ना, ये क्या करती है कि आपके स्टोमा के अंदर ज़्यादा पानी को जमा नहीं होने देती, कंटिन्यूसली आपकी आई से एक्सेसिव वाटर को निकाल के नीचे जो एक्वस ह्यूमर पड़ा होता है उसके अंदर भेज रही होती है। मैं अब आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये है आपकी आई, ये आगे पड़ा है आपका कॉर्निया, यहाँ पे जंक्शन बन रहा है स्क्लेरा और कॉर्निया का। ये है आपका आई का लेंस। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको जो 59 डायोप्टर्स आई की पावर होती है ना, उसमें 39 डायोप्टर्स तो कॉर्निया की वजह से है, बाकी जो 20 डायोप्टर्स होते हैं ना वो आपके लेंस की वजह से होता है। तो लेंस भी आपकी आई की रिफ्रैक्टिव पावर में, बेसिकली आप देख रहे हैं इसी कन्वेक्सी या स्फेरिकल से शेप है, और इसे ये सिलरी मसल से यहाँ से अटैच है सस्पेंसरी लिगामेंट्स के ज़रिए। तो सिलरी मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ना लेंस को ज़्यादा स्फेरिकल बना देती हैं। खैर ये अभी हमारा पॉइंट नहीं है। जो आप लेंस देख रहे हैं ना, इसके आगे जो वाइट आपको मटेरियल नज़र आ रहा है ना, इसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, यानी लेंस के सामने वाला, जिसे हम एंटीरियर चैम्बर बोल रहे हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड होता है इसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर वाटरी होता है, रनी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कैसे बनता है? यहाँ पे सिलरी प्रोसेसेस मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, सोडियम को निकाल के यहाँ पे बेचते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके। अब जैसे सोडियम बेचते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम पे, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो न्यूट्रल करने के लिए, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी वहाँ पे करने के लिए जो आपकी आई है वो सेम टाइम पे वहाँ से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट भी निकाल के बाहर भेजना शुरू कर देती है यहाँ पे। और जब इतने आयंस यहाँ पे जमा होते जाते हैं तो ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर भी उसकी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ग्लूकोज भी पड़ा होता है, स्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी बोलते हैं वो भी होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है, लेकिन एक वाटरी सा फ्लूइड होता है। जबकि हम जो पीछे येलो ये चीज़ देख रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर ये क्या होता है? एक जेली टाइप जेलेटिनस मैस होता है, और इसको प्रोटियोग्लाइकेंस के बड़े बड़े फाइबर ने अपनी जगह पे हेड करके रखा हुआ होता है। यहाँ पे भी वाटर आता रहता है और एक्सेसिव वाटर निकलता रहता है, ठीक है। लेकिन इसकी वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं है, इसकी फ्लूइडिटी इतनी नहीं है, अपनी जगह पे लाइक जेल की तरह ना खड़ा रहता है। उसके में जो ये प्रोटियोग्लाइकेन फाइबर्स हैं ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब
अगर आप एक कॉर्निया को देखें तो हम कह रहे सबसे ऊपर इसके 5 से 7 लेयर्स होंगी स्क्वामस सेल्स की, जो कि जुड़ी हुई होंगी मेम्ब्रेन से, हम कहते हैं एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। उसके बाद मैक्सिमम 90% कॉर्निया की जो लेंथ है ना, वो टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स के से यानी कि बने हुई कॉर्नियल स्ट्रोमा पे कंसिस्टेड होगी, जो कि एक फ्लूइड यानी केराटिन सल्फेट और इन सब चीज़ों के ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर एम्बेडेड होगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो हमने मेम्ब्रेन पढ़ी है वो है पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसके साथ आपका कॉर्नियल एपिथेलियम जुड़ा होगा। अब जैसे ही आपके कॉर्निया के अंदर पानी ज़्यादा होता है ना, तो वो भी क्लाउडी हो सकता है, यानी कि जैसे आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना, उसकी ट्रांसपेरेंसी का बहुत रोल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आपका कॉर्निया जो है ना वो क्लाउडी हो। तो इसलिए ना जो आपकी एपिथेलियम है वो पानी को यहाँ से निकाल के, स्ट्रोमा से निकाल के इस वाइट जगह पे, जिसे हम इंटीरियर चेम्बर कह रहे हैं, यहाँ पे एक्वोस्यूमर बड़ा पड़ा होता है, यहाँ पे भेज देती है। तो ये तो हो गया आपका कॉर्निया। कॉर्निया की सबको पता चल गया फंक्शन क्या है। कॉर्निया का फंक्शन यही है कि आपकी आई की जितनी रिफ्रैक्टिव पावर है ना, उसमें 2/3 जो है ना रोल वो कॉर्निया का होता है, ठीक है। बाकी एनाटॉमी भी थोड़ी सी समझ आ गई होगी, हिस्टोलॉजी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉर्नियल लिम्बस और स्क्लेरा करेंगे।